you like the videos that is prepared by the GAV Academy, preparations for the NTSC examinations. And I just want to know how are you feeling right now after getting these videos. I hope you are enjoying, learning and preparing for the examinations. Okay, so अभी हम लोगों का एक सेशन हुआ था जिसमें लाइव हमने कुछ ली थी और मुझे ऐसा लगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम शायद कहीं कहीं कुछ बच्चों ने मिस किया, कुछ व्यूवर्स ने मिस किया, तो क्यों ना हम थोड़ा सा एक टच करते हुए उन टॉपिक्स को आगे बढ़ते हैं। और हमने वो उस दिन किया था, दैट वाज द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, दैट वाज द reforms that is done in regarding religion and social अगर और religion ये दोनों ही चीज़ें बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिकॉज सोशल साइंस का पार्ट पढ़ रहे हैं हम, इसलिए हमें पता है कि जो सोसाइटी है वो हमारी सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है वो है हमारे रिलीजन का। रिलीजन यानी कि आइडियोलॉजी का, वो आइडियोलॉजीज हमारे जो डेली लाइफ के रूटीन में है, जो डेली लाइफ के हमारे कस्टम्स है, नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, उनके साथ साथ चलते रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स की। सोशल रिफॉर्म्स में मैं आपको बात करी थी सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली दे आर रिलेटेड टू द फर्स्ट, जो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स थी हम इसको इविल्स का नाम दें। इन 18th सेंचुरी, सो 18th सेंचुरी में हमने देखा कुछ इविल्स थे। वो इविल्स किस चीज से रिलेटेड थे? तो मैंने आपको बोला था बेसिकली फर्स्ट इट वाज रिलेटेड टू द कास्ट, ठीक है, caste related problems that was too much present in the society, and second it was related to the gender। तो हम अगर इसको बात करें जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी। एंड अगर हम तीसरी बात करते हैं दैट वाज रिलेटेड टू द रिलीजन, ठीक है। तो हमने इन तीन प्रॉब्लम्स को देखा, और अगर हम देखें तो ये तीनों ही प्रॉब्लम्स, ये जो तीनों इविल्स थी एक दूसरे से कनेक्टेड थी, यानी कि कहीं ना कहीं कास्ट और जेंडर और रिलीजन एक दूसरे को ओवरलैप भी करते थे, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करते थे, एक दूसरे को अगर हम मैं कहूँ तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को बढ़ावा भी देते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं कास्ट से अगली प्रॉब्लम जो थी वो हमारी ओरिजिनेट हो जाती थी, ठीक है। तो हमने अगर बात की थी दैट वाज, हम बात कर रहे थे कि एक प्रॉब्लम थी जो हमारी कास्ट से रिलेटेड थी, दूसरी हमारी जो जेंडर से रिलेटेड थी, और तीसरी हमारे रिलीजन से रिलेटेड थी। तो मैंने आपको लाइव क्लासेस में बताया था कि जेंडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, है ना। जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? दैट अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो थी वो हमारी प्रॉब्लम थी पहली जो हम बात अभी हमने उस दिन टॉपिक्स में पढ़े थे, इट वाज रिलेटेड टू द पॉलिनोमी, ठीक है, पॉलिनोमी। अब ये जो प्रॉब्लम थी पॉलिनोमी, ये क्या थी कि हमारी सोसाइटी में ज्यादातर जो मेल मेंबर्स थे वो एक साथ कई शादियां करते थे, उनको हम पॉलिनोमी कहते हैं, ठीक है। ये एक जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे क्या होगा, इनइक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में, नेचुरल सी बात है। एक अगर हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ होगी तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। दूसरी अगर हमने प्रॉब्लम देखी थी दैट वाज सती सिस्टम।
सती सिस्टम जो था वो आपने देखा था, राजा राम मोहन रॉय ने इसको बैन करवाया था, एबॉलिश करवाया था, और इसको एबॉलिश करवाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा था। मैं आपको बता दूं, जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने बहुत एफर्ट किया था इसके लिए, बल्कि उस टाइम सोसाइटी ने इनके अगेंस्ट भी बहुत सारे धर्म सभा बुलाई थी, जिसको हम काउंटर मूवमेंट का भी नाम देते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक वो करवाया था, कानून बनवाया था ताकि लोग उनकी बातों को मान सके, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम का उस टाइम गवर्नर जनरल था, जो उसने एक्ट बनवाया था, क्योंकि बिना एक्ट के तो आपको पता है बिना लॉ के लोग नहीं मानते, सजेशंस को नहीं मानते। तो एक हमारे साथ प्रॉब्लम थी सती सिस्टम की, ठीक है। तीसरी हमारे साथ प्रॉब्लम थी, दैट वाज द विडो मैरिज। विडो मैरिज का मतलब ये है कि जो लड़कियां विधवा हो जाती थी, क्योंकि सती प्रथा तो बैन हो गई, अब आगे समस्या आने लग गई कि आखिर इन लड़कियों का या इन औरतों का क्या होगा। तो अगर उनको जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको क्या करते हैं, अगर हम किसी भी तरीके से इनकी मैरिज कर देते हैं, इनकी फैमिली सेटल्ड हो जाएगी, उनकी पोजीशन सोसाइटी में अच्छी हो जाएगी, तो विडो रीमैरिज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी, दैट वाज द एजुकेशन, विमेन रिलेटेड, विमेन एजुकेशन, ठीक है। तो विमेन एजुकेशन क्या था कि अगर हम इन चारों की बात करते हैं, पॉलिनोमी की, और उसके बाद हम बात करते हैं कि सती सिस्टम की, अगर हम बात करते हैं विडो रीमैरिज की या विमेन एजुकेशन की, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म की जरूरत थी, और बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए भी, ठीक है। तो अगर हम सती की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय ने इसके ऊपर बैन लगवाया, ठीक है। पॉलिनोमी के लिए सर सैयद अहमद खान भी थे और राजा राम मोहन रॉय भी थे, उन्होंने भी चाहा। एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही थी उस टाइम, वो भी एक प्रॉब्लम थी, दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू द चाइल्ड मैरिज। अब बच्चों, मैं चाइल्ड मैरिज को मैंने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि आपको मैं बता दूं, चाइल्ड मैरिज में शादी किसी एक की तो होती नहीं है, शादी दोनों की होती है। तो चाइल्ड मैरिज में लड़के और लड़की दोनों की शादी होती थी, लेकिन इसका ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता था वो पड़ता था लड़कियों पे, ठीक है। सो चाइल्ड मैरिज, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द जेंडर इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारी प्रॉब्लम थी, दैट वाज रिलेटेड टू द कास्ट, ठीक है। तो हम कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। तो कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सी थी अगर हम बात करें, तो हमारी सोसाइटी में कास्ट से रिलेटेड अनटचेबिलिटी बहुत थी, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत, यानी कि क्या किया जाता था, भाई आप उसके साथ छूओगे नहीं। लोअर कास्ट, अपर कास्ट, हमारी इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग हायरार्की थी कि ब्राह्मण जो है वो बड़ा है, फिर उससे नीचे क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, शूद्र है। और जो शूद्र था यानी कि जो दलित था, उसको सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता था। उसको गांव में घुसने, मंदिर में जाके पानी नहीं भरने दिया जाता, मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया जाता था, या उसको क्या नहीं करने दिया जाता था, कुओं पे जाके वो पानी नहीं भर सकता था। ही वॉज नॉट गोइंग टू द घाट, अगर हम घाट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना बहुत जरूरी था हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो अनटचेबिलिटी के अलावा इक्वालिटी नहीं थी उनके लिए। अगर हम बात, जैसे हम बात कर रहे थे इक्वालिटी इन जेंडर, जो इनइक्वालिटी थी, ऐसे ही इनइक्वालिटी हम कहाँ पे देख रहे थे, हम ये इनइक्वालिटी देख रहे थे कास्ट के अंदर। तो इन कास्ट से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हुई उनको भी रिमूव करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। तो अगर मैं इन रिफॉर्म्स में रिफॉर्मर्स की बात करूं तो वैसे तो हर एज में किसी ना किसी ने कोई ना कोई चेंज के बारे में जरूर बात की है। उनमें हम एक जो बहुत बड़ी बात करेंगे, दैट वाज नॉन एज, हम उसको बोलेंगे सत्य शोधक समाज, ठीक है। सत्य शोधक समाज, और सत्य शोधक जो समाज नाम क्या ये जो था, ये 1873 में
जो रिफॉर्मर थे उनका नाम था ज्योतिराव फुले। अब मैं आपको बता रही हूँ ज्योतिराव फुले। कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्योति इज द नेम जस्ट लाइक इट्स अ फीमेल नेम, प्रोनाउंस ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली ये एक मेल थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्होंने कास्ट से रिलेटेड बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स किए, लोगों को बताया कि दलितों को कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं और उन्होंने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक नॉवेल भी लिखी उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, एंड इट वाज नेम गुलामगिरी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले जो थे एक ऐसे रिफॉर्मर रहे जिन्होंने हमें कास्ट से जो हमारी कास्ट रिडन जो सोसाइटी थी, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे जोर देती थी कि किस तरीके से सोसाइटी में ऊंच नीच भेदभाव जो होता था उसको रिमूव करने के लिए जितना भी मेहनत किया है वो ज्योतिराव फुले ने किया। उसके अलावा एक जो बहुत बड़े रिफॉर्मर का इंडिया में नाम आता है, देखिए वैसे तो जितने भी नोबल पर्सन्स होते हैं, नोबल यानी कि जो महान लोग होते हैं, वो इन चीज़ों में बिलीव करते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ओपनली किसी बात को कहना, किसी के सामने रखना और उसके बाद उसको मनवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए हम उसको उन लोगों को रिफॉर्मर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर हम एक और बात करेंगे, जो पहला हमने क्या किया, सत्यशोधक समाज, और सेकंड हम बात करते हैं हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ ये 1932 में किसने स्टार्ट किया था? बहुत वेल नोन पर्सनालिटी है, नेशन ऑफ द फादर, दैट वाज महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी, ठीक है, इन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा जो काम किया, he removed untouchability, he tried to remove untouchability from the society. So removal of untouchability great job done by Mr. Gandhi ji, or you can say Mahatma Gandhi, father of the nation. उन्होंने जो काम किया था, that was the removal of the untouchability. Now the next, if we talk about, that was the बहिष्कृत। बहिष्कृत, हाँ, अगर हम बात करें तो हितकारिणी सभा। ठीक है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इट वाज स्टार्टेड बाय और इंट्रोड्यूस्ड बाय 1924 बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये भी किस चीज से रिलेटेड थी? कास्ट से रिलेटेड हमारी ये रिफॉर्म था। और इसका बहिष्कृत का मतलब क्या होता है? जिसको सोसाइटी ने बाहर निकाल रखा था। ठीक है, तो उनके फायदे के लिए एक सभा बनाई गई, जिसके थ्रू लोगों ने चाहा कि वो इसको किस तरीके से सोसाइटी में उनको उनका जगह दिला सके। तो ये हमने देखा कि ये हमारी कास्ट से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स थे। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो नेक्स्ट, तो वो थी हमारी कुछ ऐसे जर्नल रिफॉर्म्स की बात करेंगे हम, जो जर्नल रिफॉर्म्स दैट वाज, अगर हम उनको कैटेगराइज करें या उन लोगों को हम कैटेगराइज करें कि वो सोशल थे या रिलीजियस थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हम कह सकते। हम उनके बारे में सिर्फ एक कॉमन चीज जो कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अभी तक आपने जितने भी पढ़े वो आपने कास्ट से रिलेटेड और जेंडर से रिलेटेड इनइक्वालिटीज और उनके थ्रू किए हुए रिफॉर्म्स की बात की आपने। अब हम कुछ ऐसे रिफॉर्म्स की बात करेंगे जिसको हम किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं कि ये कास्ट से रिलेटेड है या सुपरस्टिशन से रिलेटेड है या जेंडर से रिलेटेड है,
बट इनका इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। तो हम उस एक और रिफॉर्म की बात करेंगे एंड इट इज़ नॉन एज आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज जो है वो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था इट वॉज established in 1875. It was established in 1875 by स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। सो फाउंडर, हु वाज द फाउंडर? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आप कहेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनका जो रियल नेम था, रियल नेम वॉज मूलशंकर। मूलशंकर, ठीक है, मूलशंकर। और ये जो बॉर्न हुए थे, ही वॉज बॉर्न इन गुजरात इन 1824। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इनका नाम तो मूलशंकर था, फिर इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे पड़ा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे, इनके घर में एक पूजा रखी गई थी जिसको शिव का जागरण कहा जा सकता है। शायद महाशिवरात्रि हो या कोई ऐसी पूजा थी जो शिव का जागरण हो रहा था। उस टाइम इनके घर में भोग लगाने के लिए लड्डू वगैरह बनाए जा रहे थे और ये बार बार, छोटे थे तो लड्डू उसको खाने की कोशिश कर रहे थे और इनकी जो मदर थी उनको बार बार रोक रही थी कि भगवान की पूजा करने से पहले, भगवान को भोग लगाने से पहले आप इस प्रसाद को जूठा नहीं कर सकते हो। तो क्या हुआ कि जब पूजा हो गई और पूजा होने के बाद जब सब लोग, आपको पता है जागरण करने के बाद सब थक जाते हैं, और जब सब सो गए तो मूलशंकर ने क्या देखा कि जो शिवजी पे लड्डू चढ़े हुए हैं, जो प्रसाद चढ़ा हुआ है, उसको चूहे आके बहुत मज़े से खा रहे हैं। ठीक है, मूलशंकर देख के ये हैरान रह गए और वो ये सोचने लगे कि जब भगवान अपने प्रसाद की रक्षा खुद नहीं कर सकते तो वो इतने सारे लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? हैं, ये तो हमारे घर वाले बिना मतलब में इतनी सारी पूजा पाठ कर रहे थे। तो उनका जो भगवान का जो विश्वास था वो उनका डगमगा गया। वो थोड़ा, उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है, इस तरीके से ये पूजा करना ठीक नहीं है, ये मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। तो वो सत्य की खोज में निकल पड़े और उन्होंने कहा मैं जान के रहूँगा कि असल में ये जो शक्तियाँ हैं ये कौन है। ठीक है, और उन्होंने चारों तरफ यात्रा करना शुरू कर दिया। वो एक संत बन गए और उन्होंने सच की तलाश करना शुरू कर दिया। इसी से रिलेटेड उन्होंने एक बुक भी लिखी। उनकी जो लिखी हुई बुक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ही रोट दिस बुक। और उन्होंने इसमें जो भी जीवन में उन्हें सच्चाइयों का अनुभव हुआ उसके बारे में लिखा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आर्य समाज एक्चुअल में कहता क्या है, आर्य समाज एक आइडियोलॉजी है जो ये कहता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, पर वो पूजा का विरोध नहीं करता है। वो ये कहता है कि अगर इंसान पूजा करना ही चाहता है तो वो किसी भगवान की पूजा ना करके उसे प्रकृति की पूजा करनी चाहिए और वो नेचुरल चीज़ों की पूजा करने पे जोर देता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि हमें नदियों की पूजा करनी चाहिए, हमें मिट्टी की पूजा करनी चाहिए, हमें सूर्य की पूजा करनी चाहिए, हमें पेड़ों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही है जिनकी वजह से हम इस दुनिया में सरवाइव कर पा रहे हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश नाम की उन्होंने बुक लिखी और उन्होंने एक बहुत अच्छा सा स्लोगन भी दिया, जिस स्लोगन को लोग बोलते हैं, ही सेड गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। लोगों को उस सुपरस्टिशन से बाहर लाने के लिए, लोगों को इस बात के कहने के लिए कि क्यों हम इतनी बातों में बिलीव करें, क्या ज़रूरत है हमें इतना कुछ सोचने की कि ये भगवान और वो भगवान। उन्होंने कहा वेदों को पढ़ो, हमारे वेदों में, वेद जो है हमारे 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में
प्रकृति से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। तो क्या सचमुच में पहले भी मूर्ति पूजा ही हुआ करती थी? इन सबको कहने के लिए उन्होंने कहा हमें दोबारा से वेदों की तरफ, वो धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे आडंबरों से बचने के लिए लोगों से कहा और उसको फॉलो करने के लिए कहा। तो ये था हमारा आर्य समाज। अगर आप समझें तो डीएवी स्कूल जो है आज जो बहुत पॉपुलर स्कूल्स हैं, वो स्कूल भी स्वामी जी ने ही स्टार्ट किया था और उन्हीं के इस स्कूल को दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहते हैं। डीएवी जो है वो वही ब्रांचेस, उन्हीं के रिचुअल्स पे चलते हैं, उन्हीं के टीचिंग्स पे चलता है ये स्कूल। सो उन्होंने डीएवी स्कूल भी स्टार्ट किया था, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। सो अगर वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, पर फिर भी अगर आए तो डीएवी स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद एंड उन्हीं की टीचिंग्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब हम अगले इंस्टीट्यूशन की रिफॉर्म्स की बात करेंगे। वो था हमारा दैट वाज नोन एज द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन ये भी एक टाइप का रिफॉर्म ही था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो ये जो बना था ये रामकृष्ण मिशन, इट वाज फाउंडेड इन 1897। और अगर हम कहें कि इसको किसने, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, फाउंडर वाज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, विवेक का मतलब तो आपको पता ही होगा, विवेक का मतलब होता है बुद्धि, जो बहुत तेज हो। कहते हैं स्वामी विवेकानंद का रियल नेम नरेंद्र दत्ता था। एंड ही वॉज बोर्न इन बंगाल। हम बंगाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो वाला जो प्रांत है, वो जो रीजन है, दैट वाज नोन एज द बंगाल। तो ये स्वामी विवेकानंद जो थे, उससे पहले वो नरेंद्र दत्ता के नाम से जाने जाते थे। वो वेरी इंटेलिजेंट, एक मेधावी छात्र थे और इनको लोग बहुत पसंद करते थे, इनकी टीचिंग्स को बहुत पसंद करते थे। इन्होंने, अगर इनकी कुछ खास बातें कही जाए तो उनकी यही थी कि इन्होंने लोगों को कहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हमें रामकृष्ण मिशन का मतलब बिल्कुल रिलीजियस माइंड को नहीं था। उन्होंने कहा अगर हम चाहते हैं कि हम सेवा करें, हम पूजा पाठ करें, तो पूजा पाठ हमें लोगों की, मानवता की सेवा के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो मानवता की सेवा के लिए स्टार्ट किए गए प्रोग्राम को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन 1897 में बेलूर में, और ये भी बंगाल में ही है, ठीक है, बंगाल में ही है। और ये जो है इसको वहाँ पे यही टीचिंग दी। उन्होंने लोगों का था स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना चाहिए। उन्होंने कहा था अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म, पूजा पाठ से ऊपर इंसानियत का धर्म होता है, इसलिए हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत खास बात हर इन महान रिफॉर्मर्स के लिए है, और वो ये था कि एक बार कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक पार्लियामेंट की मीटिंग अटेंड करने के लिए शिकागो गए थे, ठीक है। शिकागो में जब वो वहाँ पे गए 1893 में, तो वहाँ पे 1893 में एक मीटिंग जब वो अटेंड करने गए, तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि सारी की सारी जो धार्मिक, वो रिलीजियस पार्लियामेंट था, तो सारी की सारी धार्मिक बुक्स, जैसे आपको पता है क्रिश्चियंस की बाइबल है, मुस्लिम्स की कुरान है, और अलग अलग धर्मों की बुक्स जो रखी थी, उसमें हमारी हिंदुओं की गीता भी रखी गई थी, ठीक है। और जो गीता है वो सबसे नीचे रखी गई थी, ताकि वो स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखा सके या हिंदू धर्म को वो नीचा दिखा सके। इस बात से
बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए नरेंद्र दत्त, या हम विवेकानंद कहें, स्वामी विवेकानंद जी। और उन्होंने क्या कहा कि इसमें नाराज़गी वाली तो कोई बात नहीं है। आपको पता है कि किसी घर को जब बनाया जाता है तो कुछ ईंटें दीवार के अंदर भी ज़मीन के नीचे दबाई जाती हैं, जिससे कि मकान बहुत मजबूत रहे। मुझे पता है ये धर्म जो है, बाकी सारे धर्म बाद में बने हैं, इन सभी धर्मों की नींव तो हिंदू धर्म ही है, इस गीता ही है, इसलिए गीता इन सभी धर्मों का भार उठा सकती है। और उनकी इस स्पीच से, उन्होंने स्पीच में भाइयों और बहनों का जिक्र किया। अपने स्पीच को स्टार्ट करते ही आपको पता है जो इंग्लिश मैन होते हैं या जो फॉरेन कल्चर है वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन से संबोधन करता है सबका, लेकिन इन्होंने भाइयों और बहनों से जैसे ही स्टार्ट किया लोग खुश हो गए और तालियों गूंज उठी पूरे उसमें, और इनका जो इमेज थे वर्ल्ड में और ज़्यादा फेमस हो गया। सो दिस इज़ रामकृष्ण मिशन। बहुत कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इनके फाउंडर और द ईयर ऑफ फाउंडर और कहाँ पे हुआ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक और के बारे में अगर मैं बात करूँ, दैट वाज नोन एज द वेद समाज। वेदा समाज, वेदा समाज जो है ब्रह्म समाज का ही बिल्कुल सेम चीज़ें फॉलो की गई थी। अगर हम बात करें वेद समाज, ये मद्रास में 1871 में मद्रास में इसको फाउंड किया गया था केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि वेद समाज के बारे में उनका ऐसा मानना था, ठीक है, कि जो वेद समाज है वो सारे वही रिचुअल्स को फॉलो कर रहा था जो रिचुअल्स या जो जिन कमियों को, जिन सुपरस्टिशंस को, जिन इम्प्रूवमेंट्स को ब्रह्म समाज लाना चाहता था। तो इसके बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगी, ठीक है। उसके बाद आता है पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन जो है वो नाम से आपको पता चल रहा है कि इसको पूना में स्टार्ट किया गया था। और इसको स्टार्ट करने के पीछे स्पेशली जो रीज़न था वो रीज़न था कि कैसे औरतों की कंडीशन को सुधारा जाए। 1885 में स्टार्ट किया गया पंडिता रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे ने स्टार्ट किया था। वो औरतों को सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती थी, तो इसलिए स्पेशली विडोज़ के लिए था ये। क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी, अभी आपने देखा कि कैसे सती के साथ, कैसे विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें पढ़ें और स्वावलंबी बने, यानी कि वो अपने लिए खुद काम कर सके, ताकि वो किसी पे बोझ ना रहें और कोई उनको अपना बोझ ना सके। सो विमेन अपलिफ्टमेंट बोला जा सकता है ये, विमेन अपलिफ्टमेंट। एंड और उसके साथ और क्या करना चाहती थी वो, उनको एम्प्लॉयड करना चाहती थी, उनको एजुकेट करना चाहती थी, ताकि औरतें किसी पे बोझ ना रहें, ठीक है। अगर हम एक और उसकी बात करें तो हम बहुत सारी औरतों का बहुत बड़ा रोल रहा है। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, आपने ज्योतिराव फुले के बारे में सुना। ज्योतिराव फुले एक कास्ट जो थे वो बहुत, उन्होंने छोटी कास्ट के लोगों के लिए, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनके लिए लड़े थे और उनको अपनी प्रॉपर स्पेस दिलाया था। ऐसे ही सावित्रीबाई फुले जो थी, अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए, ऐसा माना जाता है कि सावित्रीबाई फुले को खुद ज्योतिराव फुले ने ही पढ़ाया। और उसके बाद उन्होंने औरतों के लिए एक नाइट स्कूल खोला, नाइट स्कूल खोला, सो दैट कि औरतें एजुकेट हो सके। क्योंकि पहले के लोग क्या कहते थे, घर के काम कौन करेगा अगर तुम पढ़ने चली जाओगी। तो औरतों को से ये उम्मीद की गई कि जब वो घर का सारा काम कर सके, तो उसके बाद सावित्रीबाई फुले ने वो स्कूल चलाया और वो उसकी हेडमिस्ट्रेस रही और उन्होंने औरतों के एजुकेशन, सो ये जो था वो सावित्रीबाई फुले ने विमेन एजुकेशन के लिए काम किया। तो ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे
उसको मूवमेंट का नाम दिया जाता है, एक क्रांति थी जिससे कि इनको बहुत कुछ चेंज किया गया। तो ये हमारे कुछ चेंजेस हैं, कुछ है, और उसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे और बहुत सारे चेंजेस हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, और इनकी डिटेल्स को ज़रूर समझना है। आपको ईयर्स याद रखने हैं और इनके नेम याद रखने हैं। इतना बहुत है एनटीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।